हेलो स्टूडेंट्स। फिजिक्स के ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका एक बार स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूट्यूब चैनल में आपको मैथ्स और फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। तो उसी बिहाफ में फिजिक्स का क्लास का पहला टॉपिक चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक्स स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर में आपको आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, आवेश का प्रभाव किस प्रकार से होता है, या आवेशों से संबंधित गुणों के बारे में इस चैप्टर में पूरी की पूरी आपकी जानकारी प्राप्त होगी। इस चैप्टर को समझने से पहले 11वीं क्लास में जो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, उन टॉपिक्स को लेकर मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इस चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जो आपने पहले कक्षा में पढ़े हुए हैं, तो आपको उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, एक टॉपिक होता है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत क्या है? अगर इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो इंग्लिश में क्लास दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। घर्षण विद्युत, ये घर्षण विद्युत माने फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अभी घर्षण विद्युत से हम स्थिर वैद्युतिकी तक कैसे पहुंचेंगे, इसको हम समझेंगे। देखिए, वस्तुओं के भीतर उत्पन्न वह गुण, वस्तुओं के भीतर उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे आप घर्षण विद्युत कहते हैं। देखिए गाइस, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है। वस्तुओं के भीतर उत्पन्न वह गुण जिसके कारण वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे हम घर्षण विद्युत के हिसाब से जानते हैं, घर्षण विद्युत के नाम से जानते हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज, एक गुण ऐसा होता है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत सारे चैप्टर आपने इससे पहले पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, जैसे चुंबक पढ़ा है, धारा आवेश से संबंधित चैप्टर पढ़े हैं। तो इनमें आपने देखा होगा कि आकर्षण जो है, आकर्षण बल से संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं वो इसी से रिलेटेड है, घर्षण विद्युत। तो इस घर्षण विद्युत से ही हम आगे आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों ने आवेश के बारे में जानना चाहा तो पहले उन्होंने घर्षण विद्युत को समझा, और घर्षण विद्युत के माध्यम से ही धीरे धीरे आवेश की जानकारी प्राप्त हुई। अब आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार हुई उसको समझते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आवेश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। देखिए, आवेश की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए थे। तो आवेश की उत्पत्ति का कुछ प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से आवेश की उत्पत्ति का हमें पता चला था। जैसे कि आपने पिछले क्लास में ये सारे पढ़े होंगे कि आप मान लीजिए आपके पास एक कांच की छड़ है, कांच की छड़, और यहाँ पे एक आपके पास इस प्रकार का कोई एक ऊनी वस्त्र रखा हुआ है, कॉटन क्लॉथ्स, एक आपका वुलन क्लॉथ्स रखा हुआ है, और यहाँ पे आपकी ग्लास ट्यूब है, कांच की छड़ है। अगर इन दोनों को आपस में एक दूसरे से रफ किया जाता है, घिसा जाता है, प्रतिकर्षित या इनको आपस में रगड़ा जाता है, तो इन दोनों में क्या होता है, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण माने ये एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। इसी प्रकार जब एक एबोनाइट की छड़ और बिल्ली का फर होता है, खाल होती है जो बिल्ली की फर, इन दोनों को भी जब हम आपस में एक दूसरे के सामने रख के रगड़ते हैं तो इन दोनों में भी प्रतिकर्षण होता है, मतलब ये एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं। इसी प्रकार को इन्हीं एग्जाम्पलों को हम बेसिक से भी जान सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि आप सूखे बालों में जब आप कंघी करते हैं तो उनसे क्या होता है कि कागज के हल्के हल्के छोटे छोटे टुकड़े उसमें अगर आप उसके सामने ले जाओगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े कंघी में चिपकने लग जाते हैं।
तो वो आकर्षित का गुण होता है। बट हम पहले ये समझेंगे कि आवेशित गुण आता कहां से है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि जब कांच की छड़ और ऊनी वस्त्र को साथ में रगड़ते हैं या सामने रखते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण होता है। ऐसे ही एबोनाइट की छड़ और बिल्ली के फल को जब साथ में रखा जाता है उनमें भी प्रतिकर्षण का दिखाई प्रभाव देता है। इसी के हिसाब से हम कह सकते हैं कि प्रयोगों के आधार पर पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। प्रयोगों के आधार पर क्या पता चलता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अगर हम कांच की छड़ और एबोनाइट की छड़ को आसपास रखेंगे तो अब इन दोनों में आकर्षण बल लगेगा। अब इन दोनों में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। तो यहां पे हम क्या समझे कि जब दो एक ही प्रकार के आवेश होते हैं आसपास तो वो दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, और जब दो विपरीत आवेश आसपास होते हैं तो वो एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे आवेश। आवेश मतलब चार्ज, इसको इंग्लिश में चार्ज और आवेश। आवेश की डेफिनेशन क्या है? किसी पदार्थ के मूल कणों का आंतरिक गुण है। आवेश क्या है? किसी पदार्थ के मूल कणों का आंतरिक गुण है जिसके कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में विद्युत बल में कमी, इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से रखिए, विद्युत बल में कमी या वृद्धि होती है, उसे ही हम आवेश नाम से जानते हैं। ठीक है गाइज, तो ये एक आपकी पुस्तक या परिभाषा है, बट इसको हम आसानी से दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं कि आवेश होता है क्या है या करके। सबसे सिंपल लैंग्वेज है धारा तथा समय, धारा तथा समय के गुणनफल को, धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। मीन्स द सिंपल द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम इज इक्वल टू द चार्ज। तो चार्ज क्या होता है? करंट और टाइम का जो गुणनफल होता है उसे ही आवेश कहते हैं। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि आप सभी के घरों में आजकल उपकरण, आधुनिक उपकरण होंगे, जैसे आप जानते हैं कि पंखा है, लाइट है। अब ये सभी के सभी एक स्विच बोर्ड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ही आप बटन दबाते हैं ओपन का तो उसके माध्यम से करंट फ्लो होता है। करंट फ्लो होने के माध्यम से आपका पंखा चलने लगता है या लाइट जलने लगती है। इसका मतलब बटन दबाने में जो समय लगा है और उस बटन दबाने के बाद ही जो सर्किट क्लोज होने के बाद धारा का प्रभाव हुआ है, तो उन दोनों का जो गुणनफल होता है वही आपका क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ये इसी परिभाषा को हम ये भी समझ सकते हैं कि किसी पदार्थ के मूल गुणों का, मूल कणों का जो आंतरिक गुण होता है, तो यही वो आंतरिक गुण है कि धारा और समय का गुणनफल, जिसके कारण विद्युत बल में कमी या वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कि जब आप ऑन करते हो तो स्टार्ट होने लग जाता है, और जब आप उसी करंट फ्लो को, जो धारा का प्रवाह है, उस धारा के प्रवाह को आप बंद करते हो तो उस विद्युत बल में कमी भी आना शुरू हो जाती है। तो इसी को हम आवेश के माध्यम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है गाइज, तो ये आपके आवेश की परिभाषा है, इसको बड़े ध्यान से देखिए और आप इसको साथ साथ में नोट भी करते रहिए। ठीक है गाइस, देखिए आवेश जो है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है। अब आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा, आवेश एक अदिश राशि, आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि दो प्रकार की राशियां होती है, अदिश राशियां और सदिश राशियां। इंग्लिश में इनको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। इससे रिलेटेड पे मैं आपको एक वीडियो अपलोड करा दूंगा, बट फिलहाल मैं एक छोटे स्तर पे आपको ये समझा सकता हूँ कि अदिश राशियां वो होती हैं जिनकी कोई दिशा नहीं होती है, सिर्फ इनकी मात्रा होती है, और सदिश राशियां वो होती हैं जिनकी मात्रा तथा दिशा दोनों ही होती है। तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश को कैपिटल क्यू, आवेश को क्यू के माध्यम से
निरूपित किया जाता है। ठीक है, आवश्यक अदिश राशि है। अब इसको कैपिटल क्यू के माध्यम से निरूपित किया जाता है और आवेश का एसआई मात्रक। देखिए स्टूडेंट्स, आपने 11वीं कक्षा में मेजरमेंट एंड यूनिट्स मात्रक और मापन में मात्रक और मापन जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि एसआई यूनिट्स क्या होते हैं। एसआई को बोलते हैं सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट। इसके अंतर्गत जो पद्धति चलती है उसको बोलते हैं एमकेएस, जहां पे आपका दूरी का मात्रक मीटर में, भार का मात्रक किलोग्राम में और समय का मात्रक सेकंड में लिया जाता है। आपने 11वीं कक्षा में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस। तो एमकेएस जो प्रणाली थी उसी को हम एसआई सिस्टम, एसआई प्रणाली के माध्यम से जानते हैं। तो आवेश का जो एसआई मात्रक है इसे कूलाम्ब, इसका एसआई मात्रक क्या है? कूलाम्ब है। अब देखिए परिभाषा के अनुसार हम आवेश का एक फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे हमने डेफिनेशन लिखी थी, तो डेफिनेशन के हिसाब से Q इज इक्वल टू I इंटू टी, अर्थात धारा तथा समय के गुणनफल को, धारा तथा समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। कक्षा 10-11 में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि आवेश का फॉर्मूला क्या है या आवेश की परिभाषा क्या है। तो वही Q इज इक्वल टू I इंटू टी आवेश की परिभाषा और फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूंगा कि आवेश का मात्रक 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू धारा का मात्रक आप सभी को पता होगा एम्पियर इंटू 1 सेकेंड के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। 1 कूलाम्ब इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। देखिए मैं इस चैप्टर के आपको सारी बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक्स हम अगर क्लियर होगा तो चैप्टर को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अब आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है, हम उसको समझते हैं। देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा केमिस्ट्री लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि परमाणु और परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु, और अणुओं से मिलकर क्या बनता है? कोई भी पदार्थ, या हम इसको कण के नाम से भी, मॉलिक्यूल्स, कण के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ऐसे ही कोई एक कण, एक कोई पदार्थ होता है, आपको पता होगा जैसे हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका परमाणु भार होता है 4। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं कि जो इसका परमाणु क्रमांक होता है और उसका दुगना इसका क्या होता है? परमाणु भार। तो परमाणु क्रमांक ही इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात हीलियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके? 2। हीलियम में प्रोटॉन, तो आपके प्रोटॉन भी कितने होंगे? 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या 2-2 ही होती है। और आप इसको बिल्कुल 11वीं कक्षा में ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में किस तरीके से हम देखते हैं। तो आपका ये एक नाभिक होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इस नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इस नाभिक के चारों ओर होती हैं कक्षाएं, जिनको हम इंग्लिश में ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये है आपकी कक्षा, ऑर्बिट। इस कक्षा में जो चक्कर लगाते हैं, जो घूर्णन गति करते हैं, इन्हीं कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। और जो इस नाभिक के अंदर होता है वो होते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होते हैं, वहीं जो प्रोटॉन है वो धनात्मक, प्रोटॉन जो है वो धनात्मक आवेशित होते हैं। और तीसरा जो न्यूट्रॉन्स हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन होते हैं अर्थात उन पे कोई भी आवेश नहीं होता, उन पे कोई भी आवेश क्यों नहीं होता? इसके लिए मैंने एग्जांपल आपके सामने लिया है। देखिए हीलियम पे जो प्रोटॉनों की संख्या है वो +2 है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो -2 है,
और गणितीय समीकरण के आधार पर देखें तो +2 और -2 आपका क्या होता है, शून्य, अर्थात चार्जलेस। इसी के कारण इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक, प्रोटॉन धनात्मक और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं यहाँ पे इनके चार्ज लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एंड न्यूट्रॉन चार्जलेस। ये सीरीज है, इसको आप बड़े ध्यान से पढ़ लेना। हमारे पास न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके लिए स्टूडेंट्स एक होमवर्क भी है। आपने यहाँ पे एक मुझे बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ये कौन सी इनके इलेक्ट्रॉनों का नाभिक में ना गिरने का कारण क्या है? कि इलेक्ट्रॉन कभी भी नाभिक के अंदर नहीं गिरते हैं, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो उस पूरे तत्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में या जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप मुझे ये आंसर बता सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आइए देखते हैं आवेश के क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रतिकर्षण तथा आकर्षण का गुण, प्रतिकर्षण तथा आकर्षण का गुण। ठीक है, अब प्रतिकर्षण और आकर्षण क्या होता है तो वो मैं पहले भी बता चुका हूं, बट फिर मैं एक बार बताता हूं। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है कि समान आवेश, प्रतिकर्षण माने जो समान आवेश वाले होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और आकर्षण का आप जानते हैं, आकर्षण का मतलब क्या होता है, विपरीत आवेश। ठीक है गाइस, तो आवेश का पहला गुण है प्रतिकर्षण तथा आकर्षण का गुण। प्रतिकर्षण समान आवेश, आकर्षण विपरीत आवेश। अगर प्रतिकर्षण को इंग्लिश में रिपल्सन बोलते हैं और आकर्षण को इंग्लिश में अट्रैक्शन बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड्स का भी आप साथ साथ में यूज करते रहिएगा। सेकंड इसमें है विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण आप जानते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी इंडक्टिव विद्युत प्रेरण। तो ये कैसे होता है, मान लीजिए एक आपकी ये आपकी आवेशित छड़ है, आवेशित माने जिसके पास आवेश है, और यहाँ पे आपके जो सामने है ये आपकी उदासीन छड़ है। तो उदासीन छड़ का मतलब होता है इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्रम पे नियत चलते रहेंगे। ठीक है, अब विद्युत प्रेरण में क्या होता है कि जब इस आवेशित छड़ को उदासीन छड़ के पास लाया जाता है, जब इस आवेशित छड़ को उदासीन छड़ के पास लाया जाता है तो ये आवेशित छड़ कैसे, धनात्मक, ये उदासीन छड़ कैसे, इसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश है। तो ये धनावेशित छड़ इसके धनावेशों के साथ प्रतिकर्षण करता है तथा इसके ऋणावेशों के साथ क्या करता है, आकर्षण करता है। अर्थात इसके धनावेशित कण इसके धनावेशितों का प्रतिकर्षण करेंगे और इसके धनावेश इसके ऋणावेशों का आकर्षण करेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है। तो आप समझ गए, नेगेटिव वाले पार्ट सारे आ जाएंगे और पॉजिटिव वाले जितने भी थे वो प्रतिकर्षण के माध्यम से पीछे पीछे चले जाएंगे। तो इसी को हम विद्युत प्रेरण के माध्यम से समझ सकते हैं। इसको साथ साथ में गाइस अब नोट भी करते रहिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। इसका तीसरा गुण है आवेशों का योग का गुण। तो आवेशों को आप आसानी से, जैसे हम गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से जोड़ते हैं, जैसे Q + 2Q = 3Q, तो साधारण गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से हम आवेशों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बिल्कुल समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि आवेशों को हम जोड़ सकते हैं। आगे जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसमें इसका सारा यूजेस होगा। ठीक है गाइस, और इसका आखिरी एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वो है आपका आवेश संरक्षण का नियम। अच्छा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इससे पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम।
आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट की जा सकती है, सिर्फ वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। बिल्कुल यही इसमें है। इलेक्ट्रॉन की संख्या में ना तो वृद्धि और ना ही कमी होती है, ना तो वृद्धि होती है और ना ही परंतु वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित हो जाती, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित हो जाती है। तो यही आपके आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है गाइस, अब कल जो ये क्लासेस होंगी, इस क्लासेस में आज तो यही है क्योंकि आवेश का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। कल इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आगे आएंगे। कूलाम का नियम, आवेशों से संबंधित अन्य नियम और कुछ न्यूमेरिकल्स। अभी आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें सारे आपको मिलेंगे। तब तक आपका काम है इस टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करना और पढ़ना। ठीक है, थैंक यू गाइस।